अच्छा, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कर दिया था, मैंने 3 वीडियो बनाई है। पहला हाफ चैप्टर कवर करा, फिर सेकंड हाफ चैप्टर कवर करा, और एक बारी में तीसरे पार्ट में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया। अब ये है सेकंड चैप्टर जो कि जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये शुरू करते हैं, साइंस क्लास 10th का चैप्टर। ठीक है, थोड़ा क्विक चलेंगे इसमें, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में 7th वगैरह में देखा होगा ना कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, है ना। बिटर टेस्ट करते हैं, सॉर टेस्ट करते हैं, है ना। सुना होगा एसिड सॉर टेस्ट करते हैं, बेस बिटर और न्यूट्रल भी होते हैं, लिटमस वगैरह, है ना। वही सब यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो लिटमस वगैरह के बारे में है ये। एक बार आप क्या करना, थोड़ी सी रीडिंग दे देना इसको। ठीक है, आपको पता है ये सब, ये हमने पहले पढ़ा था। और डू यू नो में बता रखा है कि लिटमस जो है एक पर्पल डाई होती है, और ये नेचर से मिलती है, यानी आर्टिफिशियली नहीं बनाई जाती है, सिंथेटिकली नहीं बनाई जाती, ये नेचर में होता है। लाइकेंस जो कि एक थाइलोफाइट है, वहाँ पे मिलता है, मतलब वहाँ से आपको लिटमस मिलेगा। एक तरह का सॉल्यूशन होता है। आप देखते हो लिटमस का एक स्ट्राइप देखते हो, है ना। जब क्लास में या केमिस्ट्री लैब में टीचर क्या देता है तुम्हें, ब्लू कलर का एक पेज दे देता है ना, छोटा सा टुकड़ा देता है, पेज का टुकड़ा जो ब्लू कलर का होता है और रेड कलर का होता है। तो वो सब तो उस पेपर के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, वैसे लिटमस एक टाइप का सॉल्यूशन होता है। और ये सारे इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। और भी होते हैं, जैसे कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, है ना, हाइड्रेंगा, पेट्यूना और गेरेंटियम, ये सब। तो ये इनको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। पता लगाते हैं एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया बीच में, इसको बाद में करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए आपको क्या करना है। फिलहाल यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2.1 में दे रखा है आपको, अलग अलग तरह के एसिड, अलग 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 तरह के बेस दे रखे हैं। उनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो पता ही चल जाएगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम यानी के, हाइड्रोक्साइड यानी OH, है ना। एसिटिक एसिड है, इन सब का याद करने की ज़रूरत है, मगर वो समय के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ये वैसे उसमें करना है कि इन सारे सॉल्यूशंस के को लिटमस सॉल्यूशन डालना है इनके ऊपर, और कलर चेंज होता हुआ देखना है। फिलहाल ये तो केमिस्ट्री लैब का काम है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर क्या बताते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, है ना, और पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है। मगर कुछ होते हैं भाई जो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, उनको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी पहले सूंघने से कुछ और आ रही थी स्मेल, जैसे ही उसके ऊपर एसिड डाला कुछ और स्मेल आने लग गई, या बेस डाला कुछ अलग स्मेल आने लग गई। तो ये देखो एक्टिविटी 2.2 कह रहा है कि देखो इसमें हम 3 यहाँ पे हमने सब्सटेंस लिए हैं। पहला है चॉप्ड ओनियंस। तो क्या करना है, तुम्हें प्याज काटना है टुकड़ों टुकड़ों में, और उसको एक कपड़े में लपेट के, उसको एक कागज़ में लपेट लेना भली, और या कपड़ा, हाँ, कपड़े में लपेटो और उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से क्या होगा, वो गैस जो होगी वो लीक नहीं होगी, और वो कपड़े के अंदर ही रहेगा सब कुछ, है ना। और इस तरह से हमारे एक क्लोथ का स्ट्राइप जो है वो हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बन सकता है। करके देखना। फिर उसके ऊपर एसिड वगैरह डालेंगे, है ना, HCl डालेंगे, NaOH डालेंगे, फिर देखेंगे कि पहले जो स्मेल थी प्याज की, अब क्या चेंज आया है। ठीक है, फिर दूसरा होता है वनीला एसेंस का। वनीला एसेंस भी एक टाइप का सिरका जैसा होता है, वो जैसा होता है, ठीक है, वही नहीं होता सिरका जैसे आपने देखा होगा। वनीला एसेंस भी एक ब्राउन कलर का होता है, छोटा सा। जैसे सिरका जो होता है वाइट, वो कलरलेस भी होता है एक, है ना। तो सेम करना है वनीला एसेंस को क्लोव ऑयल के साथ। एक्टिविटी है, फिर चेक करना है कि क्या होता है, पहले खुशबू क्या होती है, फिर बाद में HCl और NaOH डालने के बाद क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी, वनीला, ओनियन और क्लोव। तो इन ये पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या दिखा आपने, क्या चेंज हो रहा है, कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ना। तो इनमें से चेक करोगे कि कौन सा बढ़िया ऑल फैक्ट्री है, ये तुम्हें किसमें क्विकली पता चल जा रहा है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ना। ये सब एक्टिविटी बेस्ड है। अगली फिर से एक्टिविटी आगे देखो, केमिस्ट्री में अक्सर एक्टिविटीज़ आती हैं, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब लोग क्या करते हैं, रटते हैं, मगर देखो रट तभी पाएंगे हम जब हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये सब पता लगाया गया जा चुका है पहले से। तो यहाँ बोल रहे हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। देखो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ये। और देखो एक्टिविटी कुछ इस तरह की है। तो हुआ क्या बेसिकली इसमें, जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, जिंक के कुछ टुकड़े हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए गए हैं, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, H2SO4। अच्छा, बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग वगैरह चल रहा होगा, उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने क्या डाल दिया, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। अब वो एक ट्यूब के माध्यम से एक सोप सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, और बाहर निकल रहे हैं कुछ सोप के बबल्स, है ना। और ये सोप के बबल्स ऐसे ऐसे बबल्स नहीं है, इनके अंदर हाइड्रोजन भरा है। कैसे आ गया भाई हाइड्रोजन,
रिएक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन के बबल्स बने और कैंडल के सामने रख के पॉप साउंड आता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है बढ़िया से जलता है, यानी एक बारी में फटाफट से आग लग जाती है हाइड्रोजन पे, है ना। तो ये था हमारा जिंक ग्रेन्यूल के साथ। तो देखो एसिड और मेटल का जब भी रिएक्शन होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करेगा सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, और कुछ में तो बेसिस के साथ भी निकलती है। जैसे जिंक का अलग ही केस है। जिंक ग्रैन्यूल्स अगर आप बेस में डालोगे ना तो फिर क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। फॉर्मूला पूछ लेते हैं कभी कभार, या पूरी रिएक्शन पूछ लेते हैं, आप भूल जाते हो कि मैंने जैसे पूछ लूँ आपसे पेपर में, व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, तो तुम्हें रिएक्शन लिखनी होगी, है ना। यू तुम्हें बोलोगे कि इट विल प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट, तो इसके लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगेन हाइड्रोजन फॉर्म होती है, मगर ऐसा हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि बेस में भी ऐसा हो रहा है। अच्छा एक्वा AQ लिखा है ना NaOH के बगल में, क्या होता है, एक्वा होता है, मतलब पानी में मिलाया रखा है, प्योर नहीं है NaOH, ठीक है। जैसे Zn के आगे ऐसा लिखा है, यानी ये सॉलिड है ना। जिंक तो ऐसे सॉलिड जैसे ही दिखता है। बोल रहे हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो बताओ भाई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं। सिंपल देखो, Na2CO3 क्या है, एक मेटल का सोडियम का कार्बोनेट है ना, नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करा तो इसने NaCl बनाया, जिसको हम नमक बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है हर सॉल्ट जो हो वो नमक हो, ध्यान देना, ठीक है। हम जैसे जो नमक हम खाते हैं वो टेबल सॉल्ट होता है, और सॉल्ट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो हम खा भी नहीं सकते, है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि हर सॉल्ट जो है नमक होगा। NaCl वैसे असली नमक होता है। तो NaCl बनता है, H2O बनता है, और CO2 बनता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या रखा था, NaHCO3, इसका मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल का क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें भी एसिड डाला तो सेम प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है कि ये जो CO2 बन रहा है ना प्रोडक्ट में, दोनों टाइम पे CO2 गैस में रिलीज़ हो रहा है, इसका पता कैसे लगेगा, क्योंकि गैसेस क्या होती है, जनरली कलरलेस होती हैं। तो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब से उड़ रही होगी गैस, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन सी गैस उड़ रही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पता चलता। तो CO2 का पता लगाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, लाइम वाटर में पास करना होगा। जैसे हमने सोप वाटर में पास करा था ना ऊपर, वैसे लाइम वाटर में पास करना होगा, और वो वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। अगर देखो मैंने बोला एक रिएक्शन हुई, और जैसे ही मैंने उसको लाइम वाटर से पास करा उसने एक वाइट प्रेसिपिटेट बना दिया, तो आप बताओ कि वो कौन सी गैस है, तो आप बोलोगे CO2, ठीक है। पूछा जा सकता है पेपर में। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहला ये पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कि गैस इन फ्रंट ऑफ कैंडल, कैंडल के सामने रखा तो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उस गैस का नाम क्या होगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकते हैं। अच्छा देखो एक और बात है, तुमने एक्सेसिव अमाउंट में रख दिया ना CaCO3 में, मतलब एक तरह से मैंने बोला कि CO2 लाइम वाटर में मैंने CO2 पास करा, चलो भाई वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, मगर तुम बहुत देर तक CO2 पास कर रहे हो, बहुत देर यानी कुछ ज़्यादा मिनट्स तक, है ना, यहाँ पे घंटे तक नहीं होगा, कुछ ज़्यादा मिनट्स तक कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। जो इनसॉल्युबल वाइट कलर का सब्सटेंस बना था ना वो अगेन सॉल्युबल हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, CaHCO3 वोल्ट वाइज। तो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की टाइप है ना। और ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो आपको सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना पक्का है, और वाटर मिलना पक्का है, ठीक है। ध्यान इसको याद रखना। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, अब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसको पहले तो हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और हमेशा सॉल्ट और वाटर देंगे, देखो बेस एसिड, बेस प्लस एसिड क्या लिखा है, सॉल्ट और वाटर, है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे NaOH में HCl मिला है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि NaCl जो है नमक होता है, आपको पता है अच्छा वाला नमक होता है ना। NaOH में HCl मिलाया तो NaCl और H2O बन गया। थोड़ा रुकना है, हल्ला हो रहा है यहाँ पे।
क्या करें भैया, मैं वेट कर रहा हूँ ये कब ख़त्म हो शोर। ठीक है, अगर तुम्हें आवाज़ आ पा रही है मेरी तो सुनना, ठीक है। चलो ठीक है, इग्नोर करना बैकग्राउंड में इसको। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट और वाटर ही देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे ध्यान देना कि देखो कुछ पैराग्राफ में हमें हिंट मिलती है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लिखा है यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी। किसकी बात हो रही है? एक्टिविटी 2.7 की। ठीक है, तो हम कर क्या रहे थे बेसिकली, HCl डाल रहे थे कॉपर ऑक्साइड के अंदर बीकर में। तो क्या हुआ, ब्लू ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम होता है कॉपर क्लोराइड, और उसका रंग कौन सा होता है? ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, तो एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें जिसमें क्या होता है, मेटल, देखो कॉपर क्या है? एक मेटल है, और कॉपर ऑक्साइड क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, क्या बोला मैंने? मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। कुछ याद आ रहा है? मैं क्या बोलता था, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। अब मेटल ऑक्साइड एसिड साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो मेटल ऑक्साइड एक टाइप का क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड को हम बेस की तरह ट्रीट करते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड को हम एसिड की तरह ट्रीट करते हैं। तो यानी नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर बेस मिलाया जाए तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। समझ में आ रही है बात? जैसे समझो कि क्या देख इसमें लिखा है, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक टाइप का बेस है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। सही बात है कि नहीं? आपने लाइम वाटर रिएक्शन देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक टाइप का एसिडिक है। ठीक है, नेचर उसका क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक नेचर है। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, है ना। अब देखो इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। तो एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है? पता लगाते हैं। अब यार ये हल्ला हो रहा है, पता है क्या करें। चलो बंद हो गया। अब सुनो, क्या होता है जब एसिड और बेस, मतलब क्या क्या चीज़ें एसिड और बेस में कॉमन होती हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो कौन सी गैस निकाल रहे थे? हाइड्रोजन गैस, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। तो सभी एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं 8.2 नाम से, है ना। तो क्या करेंगे इसमें बेसिकली, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. Connect the two nails of the two terminals of 6 volt battery through a bulb. ठीक है, नाउ पोर, आप फिगर देखना, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ठीक है, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर बल्ब, देखो बल्ब ग्लो करता है कभी कभी, है ना। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? कंडक्टिविटी की बात हो रही है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आप देखना है कि आपको देखना है कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। जैसे वाटर है ना, जैसे पानी में झटका लग जाता है तो वो तो चलो नमक के कारण होता है, डिस्टिल वाटर में तो नहीं हो पाता ऐसा, है ना। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी अगर ग्लूकोज का पानी होगा या अल्कोहल होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, मगर एसिड के साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एसिड के साथ बल्ब जल जाएगा। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है अगर ग्लो हो रहा है बल्ब तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आयंस के थ्रू कैरी होता है। ठीक है, जैसे एसिड के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस। ये तुम्हें पता होगा ना, HCl जैसे बना तो उसमें क्या होता है? H+ होता है, Cl- होता है। क्यों? ये हमने 9th क्लास में अगेन देखा था जब हमने एटम वगैरह पढ़ा था, एटम एंड न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन क्या करता है? देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, देता है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो एक टाइप से हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, और लेने वाला यानी नेगेटिविटी हो गई, है ना। देने वाला यानी टाइप से दान कर रहा है तो अच्छा है, पॉजिटिव पावर आ रही है, ऐसा कुछ सोच लेना। तो यहाँ पे H+ आयन होते हैं कटायन, और एनायन बोलते हैं Cl नेगेटिव को। ठीक है, कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज। और NO3 नेगेटिव, और मतलब सब कुछ बता रहे हैं कि हम एक एसिड को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और उसमें से एक पार्ट जो होता है वो कटायन होता है और एक होता है एनायन। तो सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो इतना तो पक्का है कि इस एसिड में से हाइड्रोजन आयंस हो रहे होंगे।
क्योंकि यही है जो सप्लाई हो सकता है इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एक चीज़ पता चल गई हमें कि H प्लस है, तो कटैन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस। दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस इन एक्वा फॉर्म यानी पानी के अंदर, इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाई। अच्छा, एल्कली क्या होता है? एल्कली हम बेसिस को बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। मैं देखो एसिड बोलूँ या एसिड बोलूँ तो एसिड ही होगा, बेस बोलूँ तो बेस होगा, मगर एल्कली बोलूँ तो भी बेस होगा। ये जनरली क्या होता है, एल्कली हम उन बेसिस को बोलते हैं जो पानी में मिलाए जाते हैं, ठीक है, पानी में मिले हुए बेसिस होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी एल्कली बोलने की। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ये तो एक टाइप का बेस है ना। जहाँ OH दिख जाए ना तुम्हें, अक्सर बेस होते हैं, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है, OH आ रहा है, तो बेस होंगे ये सब। तो अगेन एक्टिविटी करी हमने इसमें पता लगाने की व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, पता लगाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, HCl गैस बना रहे हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus as shown in figure 2.4 एंड ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, एक NaCl, सॉलिड NaCl लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल दी, ठीक है। समझना, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। मैं बार बार बोलूँगा कि याद होते जाए तुम्हें जब जब दिखेगा, मतलब what do you observe? There is a gas coming out of the delivery tube. The test the gas evolved uh, successively with dark and wet blue litmus paper. What case does the litmus paper change? ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली हमारे पास सोडियम था, सोडियम क्लोराइड था, NaCl था, है ना। हमने उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डाल दी, एक गैस से निकली, पता लगाने की वो गैस कौन सी होगी। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सेपरेट द H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। बिना मतलब वाटर के एब्सेंस में तो हो ही नहीं सकता ये। यहाँ H3O+ देख रहे हो तुम, HCl में H2 मिला है, H3O+ बन गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, लिखा है नीचे, लिखा है, आते आते हैं, हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है। H प्लस आयन अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, क्या करेंगे वो, जो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन था वही दे दिया, अब एग्जिस्टेंस ही नहीं बची एक टाइप की, तो अकेले तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते, मगर वाटर के साथ कंबाइन करके बच सकते हैं, और उस केस में हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O+, ठीक है। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव H3O+ और H प्लस एक्वा यानी सेम चीज़, हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अब बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तब क्या होता है, तो जब भी बेस वाटर में डिजॉल्व होता है OH नेगेटिव आयन बनते हैं, जैसे वहाँ पे H+ बनता था ना, तो यहाँ देखो KOH में वाटर डाला तो K+ और OH नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, MgOH वोल्टवाइस में भी OH नेगेटिव आया, तो बेस में जो है वो हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है, या H+ आयन बोल दो, H3O+ आयन बोल दो, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ठीक है। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल एल्कलीज। हाँ, तो जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। पेपर में पूछा जाएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था, कल यहाँ पे आ गया ना, मतलब मैं सोच रहा था बुक में नहीं दे रखा होगा, मगर दे रखा है, तो ध्यान रखना एल्कलीज किन्हें बोलते हैं। अच्छा, सारे बेस नहीं डिजॉल्व होते पानी में, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। एल्कली हम उसी को बोलेंगे जो पानी में डिजॉल्व होते हैं। दे आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव, जैसा कि उनका नेचर है। नेवर टेस्ट और टच दैम, ठीक है, सही बात है। ऐसे मत करना, किसी को भी टेस्ट कर दिया, है ना। ऐसा केमिस्ट्री लैब में तो पानी भी रखा होगा उसको भी मत छूना, वो दिख रहा होगा पानी है, एसिड भी हो सकता है, तो सेफ रहना। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल एसिड generate H plus aqua and all bases generate OH negative aqua. We can review the neutralization reaction, है ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कैसे है। देखो, एसिड में बेस डाला, सॉल्ट और वाटर बना, एसिड में HX होता है, एक्स हम कुछ भी ले लेते हैं, जनरली हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल को लेते हैं एक्स, ठीक है। और M मतलब मेटल, तो MOH यानी बेस तो ऐसे ही होता है ना, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो X और M साथ में मिल गए, इसको ऐसे सोचो, NaCl वाला, HCl है वो, X की जगह Cl मान लो, M की जगह Na मान लो, तो NaCl बन गया और H2O बन गया, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड और बेस। क्या होता है जब वाटर एसिड और बेस में मिल जाए। अच्छा, ये देखो फिगर 2.5 देखो, बड़ी कैची सी लग रही है ना। कैची मतलब हिंदी वाला नहीं, CATH, समझ में आ गया होगा, है ना, CATCHY। तो वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेस। तो जहाँ पे कंसनट्रेटेड चीज़ें रखी होती हैं वहाँ पे देखो हाथ के आर पार हो, सच में हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़े से तो नहीं होगा, मान लो ज़्यादा ही डल गया तो तुम्हारा हाथ ख़राब हो जाएगा एकदम, बहुत दर्द होगा, मतलब फिर पानी भी नहीं बचा सकता, है ना, बहुत हद तक तो अंदर ही घुस जाते हैं वो।
तो फिलहाल ध्यान रखना, जब भी कंसनट्रेटेड चीज़ें होंगी, वैसे तो केमिस्ट्री लैब में टीचर दूर ही रखता है इन चीज़ों को, और छोटी बोतल में होता है, ऐसा नहीं भर भर के होगा, छोटी बोतल में होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या क्या हो सकता है ना, कोई वो स्टूडेंट्स को मारना नहीं चाहते हैं, और कोई देता भी नहीं है परमिशन के। तो होता क्या है कि हम पानी में डाल के देखते हैं क्या क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड इन बेस वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर तुम, चलो मैं बताइए इसमें लिख के, ये ऐसे ही बोल दूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, मैं तो तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो कभी भी तुम एसिड में पानी मत डालना, ध्यान देना, दोबारा सुन लो, एसिड में पानी मत डालना कभी भी, पानी में एसिड डालना। सोचो इसको क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एसिड का बीकर रखा है, तुम उसके अंदर पानी भर रहे हो, है ना, बहुत डेंजरस काम है भाई। पानी में एसिड डालो, क्योंकि पानी इसमें देखो, पानी में एसिड डालोगे तो पानी ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा। ऐसे मान के चलो पानी और एसिड आपस में रिएक्ट, एसिड क्या बेस भी है ना, एसिड या बेस कुछ भी बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट निकलती है उस रिएक्शन में। तो क्या होता है, बच्चे क्या करता है, कोई बच्चा तो नहीं करता वैसे, मगर अगर आप एक एसिड के अंदर कुछ बूंदे पानी की डाल दोगे ना, तो वो इतना गर्म होगा ना कि भाप बनने के चक्कर में छींटे उड़ जाएंगी इस एसिड की हवा में, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता ही है, हमारे हम पे भी लग सकते हैं, बहुत ही डेंजरस काम है, ठीक है। ये एक तरह से ऐसे बोल रहे हो तुम कि तुम जलती हुई आग में पेट्रोल डालने की बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब तुम पे ही आएगा वो। इसलिए हमेशा ज़्यादा मात्रा में पानी होना चाहिए, उसमें बूंद बूंद एसिड डालना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ होगा, आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक होता है यानी गर्म हो जाता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज भी, हाँ लिखा है ना, एसिड हमेशा पानी में ऐड होना चाहिए धीरे धीरे, और घुमाते जाओ, है ना, धीरे धीरे घुमाते जाओ। ये वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। हाँ देखो सब लिखा है, ठीक है। अगर तुमने एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड में पानी डाल दिया तो मुंह पे छींटे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। द ग्लास कंटेन में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट। तो इवन कांच का जो ग्लास होगा ना, वो भी गर्म होकर टूट सकता है, इतना सोचो, इतना हीट जनरेट हो सकती है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बैटल्स, ठीक है। आपने पता होगा कि जो भी कंसनट्रेटेड चीज़ें होती हैं उनको वैसे लिख देते हैं, कंसनट्रेटेड है, दूर रहो, क्वेश्चन है ना, ये सब चीज़ें। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। तो क्या होता है, हाँ, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। देखो एसिड के अंदर ये भर भर के होता है, और बेस के अंदर, अच्छा देखो, एसिड के अंदर हाइड्रोनियम आयन होते हैं भर के, है ना, और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं भर के। अब तुम पानी और मिला रही हो तो कम नहीं हो जाएंगे, तो वही बोलने चाह रहे हैं ये, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम करके। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, हाँ इसको कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को कुछ अपनी देसी भाषा में समझते हैं कि तुमने भाई चाशनी बना दी, अब तुम क्या कर चाहते हो, गाढ़ी चाशनी ना हो, तुम और पानी मिला देते हो, तो ये पानी मिला रहे हो ना तुम चाशनी में, तो ये डाइल्यूशन कर रहे हो तुम, है ना। और मान लो तुमने ज़्यादा ही पानी मिला दिया और तुम नहीं मिलाना चाहते, तुमने गर्म करके उसको पानी हटा रहे हो, उसको गाढ़ा करना चाह रहे हो, तो वो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसनट्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करना यानी पानी मिलाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, अच्छा कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड बेस। वी नो एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस। हाँ इंडिकेटर क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस सेशन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस दैट कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि भाई, क्वान्टिटेटिवली पता लगा सकते हैं कि कितने आयंस होंगे इसके अंदर, ये कैसा होगा वो। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस, क्या हम पता लगा सकते हैं कि, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हें पता है कि तुमने लिटमस डुबा के देख लिया, चलो एसिड है। अब तुम ऐसा नहीं कि तुम छू दोगे, अभी हमें ये पता है कि एसिड है, कितना कंसनट्रेटेड है ये नहीं पता, क्या पता लगा सकते हैं हम। तो वी कैन डू दिस बाय यूजिंग मेकिंग अ यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अच्छा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इसमें सारे इंडिकेटर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब मिक्सचर होता है एक इंडिकेटर्स का, और इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, ठीक, कितना अच्छी बात है। आप एक बार बताओ, जैसे इसको कैसे सोचें हम, ठीक है, एक बेकार सा एग्जांपल है मगर मेरे को लग रहा है समझ में आ जाएगा। तो अब देखो थप्पड़ खाते हैं हम जब, है ना, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाल हो रखा होता है गाल, तो यानी बहुत तेज़ थप्पड़ पड़ा। और मान लो थोड़ा सा लाल हो रखा है यानी कम थप्पड़ पड़ा, है ना। तो हमें कैसे पता चला, देखो हमें पता है कि थप्पड़ पड़ा है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, हमें पता है, मगर कितना तेज़ पड़ा है वो तो उसके गाल पे, रंग गाल पे कितना रंग आया है वो उससे पता चलेगा ना। तो वैसे ही कुछ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर गाढ़ा लाल हो गया यानी डार्क रेड हो गया है, तो यानी बहुत ही खतरनाक एसिड था वो,
और पिंक पिंक सा हो रखा है या ज़्यादा रेड नहीं हुआ तो वो डाइल्यूट था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बोलते हैं द स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, ये वाला एग्जांपल काफ़ी बेकार था वैसे। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, ऐसे किसी को मारना वगैरह मत, है ना। द स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल होता है जिससे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पता चलती है। ठीक है, ध्यान देना, हाइड्रोजन आयन की, H प्लस आयन की। ठीक है, द पी इन पी एच इज स्टैंड फॉर पोटेंस। पोटेंस जर्मन का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर, है ना। तो पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, वेरी अल्कलाइन वेरी एसिड, है ना। देखो अब क्या है कि अगर 0 जो है वो मिनिमम है यानी वो एसिड है, और 14 जो है वो मैक्सिमम है यानी वो बेस है, और बीच में कहीं आता है 7, है ना। 0 और 14 के बीच में कहीं ना कहीं 7 आता है। 7 यानी न्यूट्रल है, यानी उसको तुम हम पीते भी हैं पानी जैसे। पानी का पीएच क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि pH should be thought of simply as a number which indicate the acid or basic nature of solution. Higher the number of hydronium ion concentration, lower the pH values. ठीक है, यानी जितना हाइड्रोनियम आयन होगा ना उतना कम pH होगा, ऐसे समझो। हायर द हाइड्रोनियम आयन लोअर द pH वैल्यू, है ना। तो ये यानी HCl है जैसे, इसका pH 1-2 के आसपास होता है, तो इसमें भर भर के हाइड्रोनियम आयन होता है H प्लस, है ना। तो वैसा ही है कि pH न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है, जैसे वाटर है, वाटर एक न्यूट्रल है, इसका pH 7 होगा। वैल्यू लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 7 से कम होगा ना तो एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो OH की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। देखो H प्लस की बढ़ रही है कंसनट्रेशन तो वो एसिड बन रहा है, OH बढ़ रही है तो बेस बन रहा है। ठीक है, बीच में तो वाटर होता ही है। तो बोल रहे हैं कि OH की कंसनट्रेशन बढ़ना यानी एल्कलाइज सॉल्यूशन बनना। जनरली पेपर इम्प्रीगेंट क्या लिखा है, इम्प्रीगनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेजर्ड पीएच स्केल। ठीक है, तो एक टाइप का पेपर के ऊपर जो है पीएच स्केल नापा जाता है, इसका पेपर का कलर बता देता है। तो देखो इसमें लिखा है वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH आयन, है ना। तो देख सकते हो एसिडिक नेचर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो, है ना। 0 पे जा रहे हैं तो ऐसा मत समझना बड़ा अच्छा है वो, नहीं बहुत डेंजरस है। और 14 पे जा रहे हैं तो ऐसा मत समझना अच्छा है बहुत डेंजरस है, बीच में कहीं रहेंगे तो अच्छा है ना। तो न्यूट्रल रहना चाहिए हमें भी, इंसानों को भी। इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसनट्रेशन होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और H प्लस आयन डिक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये था हमारा पीएच लेवल। तो आप चेक करना इन सब चीज़ों का, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील। जनरली हमारा सलाइवा बेसिक होता है जहाँ तक मेरे को पता है ना। देख लेना, वैसे कैसे ही पता चलेगा, हमारे पास तो पीएच भी नहीं है। पीएच पेपर होगा तो सलाइवा पता ही है आपको, है ना। खाने से पहले और बाद का क्या चेंज है, पॉइंट वाइज चेंज होता है, तो काफ़ी कम वैल्यू आती है। ये देखो ये रहा पीएच स्केल ऑफ कॉमन सब्सटेंस शो पीएच पेपर। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो गैस्ट्रिक जूस कितना खतरनाक होता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो वो देख रहे हो 1 होता है पीएच उसका, इतना खतरनाक होता है वो। अच्छा, वो जो हमारा मतलब खाना पचने का तरीका है ये, है ना। लेमन जूस है वो 2 होता है उसका पीएच, जैसे पानी हो गया, खून हो गया, इसका पीएच 7 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, मिल्क को ऐसा मत समझना जो हमारा मिल्क है ना, हमारा मिल्क अक्सर जो है वो बेसिक कैटेगरी में होता है और 7 के आसपास होता है। वो रीज़न भी बताऊंगा, वैसे छोटा सा रीज़न है मिल्क को ज़्यादा दिनों तक सेफ रखने के लिए, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है 10 होता है उसका पीएच, और 14 किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये तो पता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है वो इनके नंबर ऑफ आयन से पता चलेगा। इफ़ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑन द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोल, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सही बात है। तुम एसिटिक एसिड CH3COH ले रहे हो और तुम HCl ले रहे हो, तो दोनों में वही कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, भले ही तुम सेम क्वांटिटी में लो। तो पता चल ही जाता है कि भाई जिसमें ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी आम जिंदगी में? ये देखो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से लिया गया है कि हमारी बॉडी जो है वो एक पीएच रेंज के अंदर काम करती है। ध्यान देना, 7 to 7.8 यानी न्यूट्रल से बेसिक की तरफ, सही कह रहा हूँ।
है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, यानी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी दुनिया में जितने भी रह रहे हैं वो उनका बहुत पतला सा रेंज होता है, इस रेंज के अंदर रहें। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट्स कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, अगर पानी का जो रेन होती है उसका 5.6 से कम होता है तो एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन फ्लोज इन रिवर और लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर, सही बात है। और एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब मछलियों को आदत थी भाई 7 से लेके 7.8 का पीएच में रहने की, अब तुमने एसिड रेन करवा के तुमने पानी की बूंदें जो नदी में टपकी हैं उससे नदी जो है एसिडिक हो गई है, इसका मतलब पीएच घट गया है, यानी कुछ मछलियाँ तो यूं ही मर गई। समझ में आ रहा है, सिर्फ मछलियों की बात नहीं है, पूरी एक्वेटिक लाइफ की बात है। यहाँ पौधे भी आ जाते हैं जो हमारे उसमें होते हैं अंदर की साइड, है ना। एसिड इन अदर प्लांट्स, अच्छा प्लैनेट्स लिखा है। तो जैसे वीनस इज मेड अप, वीनस के बारे में बात करते हैं, द एटमोसफेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कितना डेंजरस है भाई। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिट ऑन दिस प्लैनेट, है ना। क्या डू यू नो बढ़िया होता है यार हमेशा, मतलब तुम्हारे बादल ही सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं। सोचो एक बार पानी की बूंदें टपक गई तो इंसान को क्या कर देगी, वो ख़त्म कर देगी। तो क्या सोच सकते हो कि लाइफ है वीनस में, पॉसिबल है ना। तो ये सिर्फ हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई कोई वो नहीं बता रहे कि पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना। कुछ भी पॉसिबल है वैसे तो। फ़िलहाल वहाँ की नहीं सोचते हैं, वहाँ एलन मस्क सोच रहा है। वट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैक यार्ड। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो खेती बाड़ी लोग करते हैं ना वो भी अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं, इसका पीएच कितना है, क्योंकि उसी हिसाब से पौधे की ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से पता चलेगा कितनी बंजर है कितनी ठीक है, या कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं। अब मान लो पीएच जो है वो एसिडिक हो रखा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रल करने के लिए बेसिक फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देंगे, है ना, उसको बेसिक करने की कोशिश करेंगे। तो पीएच रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रेंज ऑफ अ हेल्थी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। फालतू की चीज़ है ना, यानी इधर उधर से देख के लिख लो। और बोल रहे हैं कि नोट डाउन कर लेना। अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या चक्कर है। देखो हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सोचो, है ना। यानी हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है जो हमें हेल्प कर रहा है फूड को डाइजेशन करने में और बिना हमारे स्टमक को हार्म करे। सोचो पेट में HCl है हमारे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सोचो, है ना। और अगर ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो हमें क्या होती है, इरीटेशन हो जाती है, पेन हो जाता है ना, एसिडिटी बोलते हैं हम इसको। तो लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड यानी जैसे मैं बोलूँगा कि जर्म्स हो रहे हैं तो एंटी जर्म लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड लेते हैं, तो इनो वगैरह लेते हैं, है ना। तो वो इनो तो एक कंपनी का नाम है। वैसे इनो के अंदर क्या क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, माइल्ड बेस, कोई सा भी माइल्ड बेस हो सकता है जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचाए, है ना। ये चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अच्छा, टूथ डीके भी बड़े खतरनाक चीज़ है जो आजकल के बच्चे इग्नोर करते हैं, है ना। क्या करते हैं, फ़ोन चलाते रहते, ध्यान ही नहीं है, दांत तो वही भूल जाओ तुम, आंखों का ध्यान नहीं है ना। तो टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अब सोच लो 5.5 पीएच से कम हो गया तो दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो टूथ इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टलिन फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा टूथ का एनिमल जो है, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, तुम्हारे मतलब ऐसे पेपर में एनसीईआरटी वाले में भी और आगे कोई ऑप्शन वाले पेपरों में भी, ठीक है, पूछा सकता है हमारे दांत का जो एनिमल है वो बहुत, मतलब तुम 100 साल जी रहे हो, है ना। तो आजकल तो वो ठीक नहीं है, काम चल रहा है, मगर तुम 50 साल तक मान सकते हो कि ये तुम्हारे दांत जो हैं वो चपाएंगे, 50 साल तक काम करेंगे, सोचो। इतना तो भाई, इतनी प्रोफिशिएंसी के साथ बना रखे भगवान ने। तो टूथ एनिमल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बनता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। नोट करना है इसको, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट कोरोड व्हेन द पीएच इन द माउथ बिलो 5.5। तो पानी में तो नहीं घुलता ये, मगर 5.5 पीएच से अगर कम है ना तुम्हारा पीएच, तो दिक्कत की बात है भाई। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। देख रहे हो, बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसा नहीं है कि उनकी है वो कर रहे हैं काम ऐसा कि उनकी वजह से हमारे दांत ख़राब हो रहे हैं। बैक्टीरिया तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है दांतों में फंसे क्या बोलते हैं, जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं फूड के, उन पे एक्ट करना, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा जो कि हमारे दांतों पे गिर रहा है ना। और दांतों पे गिरने की वजह से हमारा दांत बेहाल हो रहा है ना। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। अच्छा, खाना खाने के बाद मुंह धो लेना, ठीक है, मुंह मतलब फेस नहीं, है ना, दांतों को एक टाइप का ब्रश ही कर लो यार तुम, टूथपेस्ट कर लो, बेसिक होता है जनरली टूथपेस्ट, है ना।
तो एक समझ में आ रहा है, हमारे दांतों में एसिड होते हैं तो टूथपेस्ट बेसिक होता है फॉर क्लिनजिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके से बचाता है। अच्छा, किसको अभी लग रहा है कि हाँ भाई मेरे दांतों में एसिड हो गया ना, अब ज़्यादा लग रहा है, पढ़ने के बाद जो है वो और लगता है, जितना हम जान लेंगे उतना और लगता है। मैं अभी नीचे जाके यही करूँगा भाई, पेस्ट दोबारा करूँगा क्योंकि लग रहा है मुझे टूथ डिके से बच के रहना है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, तो अब सेल्फ डिफेंस का चक्कर देख लेते हैं। देखो जो मधुमक्खी है वो दिन रात मेहनत करती है ना, और हम छीन लेते हैं उसका खाना। तो भगवान ने उसको क्या दे रखा है, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कैन कॉज पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, उसके जो डंक है वो पेन बहुत देगा, इरिटेशन तो देगा ही देगा। यूज़ ऑफ माइल्ड वेस्ट लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया कैन रिलीव स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉज बर्निंग पेन। अच्छा ध्यान देना, बर्निंग पेन हो रहा है तो मिथेनोइक एसिड डल रखा होगा। ठीक है, कुछ होते हैं कांटे वाले क्या कहते हैं उनको, पत्ते होते हैं। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है भाई, तुम बेस लगा दो, बेस से लगा दो। ठीक है, बेस भले ही वो सोप हो या कोई भी तरह का माइल्ड बेस, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब लगा दो। अच्छा, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन करता है। देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या 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 भला है भाई, है ना। तुम बहुत गुस्से वाले आदमी हो, है ना, ऐसे मानो आदमी को छोड़ो, तुम्हारे पास बहुत गर्म पानी है और तुम्हारे पास बहुत ठंडा पानी है, उन दोनों को मिला दो नॉर्मल पानी हो जाएगा। यही होता है एसिड और बेस का काम। जनरली मैं एसिड को गर्म समझता हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि बेस जो है बड़े अच्छे होते हैं, भोले भाले होते हैं। बेस भी हाथ जला देते हैं भाई, ध्यान देना इसका। ठीक है, दोनों एक्सट्रीमिटी में जाओगे तो ख़त्म कर देंगे काम। तो ऐसे समझो बीच में रहना है। तो नेटल इज़ अ हर्बिशियस प्लांट विच ग्रो इन अ वाइल्ड, इट्स लीव हैज स्ट्रिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with leaf of dog plant, which often grow beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dog plant? So next time you know that, knowing out of if they accidentally touch a nettle plant with while trekking, you are aware of any other effective traditional remedy of such thing. तो प्रकृति ने बनाया है कि नेटल जो है वो हमारे शरीर पे गलती से लग गया तो बहुत दर्द होता है, मतलब हाँ, क्योंकि मेथनोइक एसिड डाल रखा होता है उसने। तो उसी के आसपास जो है डॉग प्लांट उगता है। डॉग प्लांट क्या करता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो डॉग प्लांट के लीफ को रगड़ के लगा दो, है ना, तो ठीक हो जाओगे। ये गांव में मेरे साथ हुआ है। इसको हम बोलते हैं वैसे कंडली बोलते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो, है ना। हमारे गाँव में तो ये बोलते थे। अच्छा, एसिड कुछ होते हैं नेचुरली अकरिंग। तुम सोचते हो यार एसिड होगा तो केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलेगा, कोई बोतल में संभाल के रखा होगा। आसपास भी एसिड है भाई, विनेगर में, सिरके में, ऑरेंज में, टर्माइन में, है ना, टर्माइन इमली में, है ना, और टमाटर में एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इन सब मतलब विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है ना, और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टर्माइन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, दही में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, आंट स्ट्रिंग में मिथेनॉइक और नेटल स्ट्रिंग में भी मिथेनॉइक। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए था, मगर क्या पता पूछ ले, ध्यान देना। सॉल्ट के बारे में पढ़ें क्या, मैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बोल ज़्यादा हो गया ना आज। हाँ चलो, सॉल्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लंबा चैप्टर है थोड़ा, है ना, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। इतना लंबा भी नहीं है आज, वैसे बहुत कुछ कवर हो गया। असल में हुआ क्या था ना, मैंने इसकी वीडियो बना दी थी पहले। ठीक है, तुमने देखा होगा, मैंने आज तुम्हें शुरू वाला पार्ट जल्दी जल्दी समझा दिया, और दूसरा मतलब जैसे नीचे आते गए मैं लंबा लेता गया, है ना। क्या हुआ था, मैंने पहला पूरा रिकॉर्ड कर दिया था अच्छे से, मगर एंड पे जाके पता चला कि वो गायब ही हो गई वीडियो, है ना। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, दोबारा करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, बस थोड़े जल्दी में कर दिए। ये इतनी भी जल्दी नहीं, वरना मैं आराम से क्या लेता हूँ, आधा घंटा 40 मिनट लेता हूँ, मतलब आधा घंटा 40 मिनट लेके भी कम पढ़ाता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया बहुत। तो ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। रिएक्शंस को ध्यान देना, कोई पूछ ले सोडियम जिंकेट का फार्मूला बताओ, एसिटिक एसिड का बताओ, और मेथेनोइक एसिड कौन रिलीज़ करता है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं एसिड, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, है ना। अगर तुम्हारे दिमाग में बन रहा है ना ये सब, तो बढ़िया है, इसका मतलब तुम्हें आ रहा है। करना क्या है, तुम्हें फटाफट से इसको पढ़ लो दोबारा से, क्योंकि तुमने अभी चैप्टर सुना है, और सुन के पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, और जो ना है पूछ लेना। ठीक है, एक्टिविटी पे खास ख्याल रखना, एक्टिविटी ही आती है, मतलब
एक्टिविटी ही आइडिया देती हैं किस तरह से करना है, और बाकी सब तो तुम जानते ही हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।